स्वागत है भाई आपका एक नई वीडियो में, नए दिन में। मैं हूं अभी देश की राजधानी दिल्ली और मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये है रेड फोर्ट। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग जिसका निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। शाहजहां जो था वो जहांगीर का बेटा था। जहांगीर जो था अकबर का बेटा था। अकबर वो मुग़ल सम्राट था जिसने जो कहते हैं मुग़ल डायनेस्टी को एक चरम पर लेकर गया। और उसके बाद शाहजहां जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है, फिर बहादुर शाह जफर, और इनकी डायनेस्टी इसी तरीके से एंड हो जाती है। तो अभी जिस किले के सामने मैं खड़ा हूँ ये 1639 में आई थिंक बनवाया गया था, जब राजधानी शिफ्ट करी गई थी आगरा से दिल्ली। मुग़ल की पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी आगरा, उसके बाद इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली। तो उस टाइम पे शाहजहां ने इस एरिया का निर्माण करवाया और इस किले को बनवाया। और ये किला बना है रेड सैंडस्टोन से। कहा जाता है इसका लाल बनने का ऐसा ही एक लाल किला आगरा में भी है। इसका लाल बनने का रीज़न ये कहा जाता है कि शाहजहां को लाल और सफ़ेद कलर से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यारा लगता था उसको ये दोनों कलर। तो इसलिए इस किले का रंग जो है वो लाल है। तो और इस पूरे एरिया को उस समय पे शाहजहानाबाद जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था, जब ये कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया इसने। चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरे जो सामने देख पा रहे हैं ये है टिकट घर। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। हालांकि वहाँ पे कोड स्कैन करके भी आप टिकट ले सकते हैं। मैंने कोड स्कैन करके टिकट लिया है, जो कि आपको 55-60 रुपये की टिकट पड़ती है अगर आप मॉन्यूमेंट को इंक्लूड करते हैं। अगर आप मॉन्यूमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो टिकट की कीमत बस 35 रुपये है। चलिए अंदर चेक इन करते हैं, देखते हैं अंदर का माहौल कैसा है, फिर आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। तो बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है लाल किला। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 9:30 से ऑफिशियल टाइमिंग है, 9 बजे खुल जाता है। 9:30 से 5:30 के बीच में है। इस तरीके से दिखता है। ये है किले की दीवारें, देखिए। अब मैं अंदर करूँगा। यहाँ से है एंट्री। तो एंट्री मेरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये दीवार, ये जो जगह है, ये जो आप खाली जगह देख सकते हैं, यहाँ पे पहले यमुना इसे सट के बहती थी, तो जो एक्स्ट्रा फ्लो का पानी होता था वो यहाँ पे जम जाता था। ये देखिए उधर से कनाल है, वहाँ से रास्ता हुआ है। ये देखिए यहाँ से आके पानी यमुना का यहाँ भर जाता था। तो ये इसलिए बनाई गई थी। ये एक ड्रेनेज सिस्टम टाइप था इनका। तो अभी तो ये खाली है क्योंकि यमुना अब किले से लगभग 600-700 मीटर दूर चली गई है। पहले एकदम किले से सटी हुई थी यमुना। तो उस वजह से ये जो पार्ट है ऐसा बनाया गया था किले के आसपास का। तो जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे, मेरी एंट्री हो चुकी है। आगे जो मेन एंट्री का गेट है वहाँ तक ई रिक्शे भी चलते हैं। 10-10 रुपये में आपको पहुँचा देंगे ई रिक्शे, जो कि मेन गेट पे आप जा सकते हो। आप पैदल वॉक करके भी जा सकते हो। मैं अभी वॉक करके ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्लोर करना है ये किला। आप इसके सामने का ये एरिया देख सकते हैं, घास लगी हुई है। यहाँ पे पहले यमुना जी का पानी जो है, यमुना नदी का पानी आके स्टोर होता था। ये काफ़ी बड़ा है, वहाँ तक है, देखिए वहाँ तक दिख रहा है। करते हैं इसके आर्किटेक्ट की। अगर मैं लाल किले के आर्किटेक्ट की बात करूँ तो उस्ताद अहमद लाहौरी करके थे जिन्होंने ताजमहल को डिज़ाइन किया था, वही इसके आर्किटेक्ट थे। और अगर इसके मैं मतलब आर्किटेक्चर की बात करूँ तो किला जो है ये 3 संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पे आपको हिंदू आर्किटेक्ट भी मिलेगा और यहाँ पे आपको मुस्लिम आर्किटेक्ट भी मिलेगा, बेसिकली अरबिक आर्किटेक्ट भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको पर्शियन आर्किटेक्ट भी मिलेगा। वो मैं बताऊँगा आपको आगे अंदर चल के। फिर जब किले के अंदर एक बार एंट्री कर लेंगे तब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे पर्शियन आर्किटेक्ट क्यों है। चलते चलते मैं आ गया हूँ लाल किले के बिल्कुल एकदम सामने आप तिरंगा देख सकते हैं। मेरे जस्ट सामने तिरंगा, यहीं पे झंडारोहण होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। पहला झंडारोहण जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तब से परंपरा है कि झंडारोहण यहाँ पर। ये जो मेरे सामने आप देख सकते हैं, सामने का जो एरिया है, यहाँ पे तोप रखी हुई है, यहीं से एंट्री होती है। देखिए तोपें रखी हुई हैं उस ज़माने की, यहाँ से होती है एंट्री। ये पूरे किले का आर्किटेक्ट है, आप देख सकते हैं। पूरा जूम इन जूम आउट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन एंट्री आपकी इधर से होगी, घूम के जाना पड़ेगा एंट्री के लिए। तो यहाँ से आपकी होती है एंट्री, लेकिन अगर आपके पास छोटा भी बैग है ना तो उसको ये जमा करवा लेते हैं। उसके नीचे ही उतरते हैं आपका ये टिकट कॉर्नर लिखा हुआ है, यहीं पे आपका बैग जमा करने का भी
की सुविधा है। यहाँ पे आप अपना बैग सबमिट कर सकते हैं, बैग आप सबमिट कर सकते हैं और बैग का जो चार्ज है वो 2 रुपये पर आइटम पड़ेगा यहाँ पे। तो एंट्री मेरी हो चुकी है। ये कुछ ऐसा गेट है, फीमेल्स के लिए इधर है, मेल्स के लिए उधर है। अब आगे सिक्योरिटी चेक है, उसके बाद मैं सीधा अंदर। मैं एंटर कर चुका हूँ एंटर कर चुका हूँ और इस तरीके से है कुछ। ये गाइड है, 300 रुपये में गाइड कह रहे हैं कि गाइड एक्सपेंसिव नहीं, गाइड ले लो फॉरनर टूरिस्ट पे। ऐसा तो होता है खैर यहाँ पे, इट्स कॉमन, हर हिस्टोरिकल प्लेस पे होता है। ये पीपल का पेड़ है, बीच में छोटा सा मंदिर है और मैं सामने जो गेट है इससे अब एंट्री करने जा रहा हूँ। तो ये जिस गेट से मैं एंटर कर रहा हूँ ये उनके नाम पे है, उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम पे इसका नाम रखा गया, लाहौरी गेट। दूसरी बात ये भी है इसकी खासियत, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है सीधा इधर लाहौर है, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे साइड को लाहौर है, तो इस वजह से इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया है, जिससे कि एंट्री होने जा रही है मेरी अभी। कि जस्ट सामने आप देख सकते हैं वो टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल, जैन मंदिर। ये चांदनी चौक है सामने का एरिया। ये भी शाहजहाँ की एक बेटी थी, चांदनी नाम था उसका, उसने बनवाया था उस एरिया को, मंदिर को नहीं कह रहा हूँ, चांदनी चौक का जो निर्माण है वो उसकी बेटी ने करवाया था। तोप रखी हुई है यहाँ पे, देखिए ये तोप रखी हुई है जस्ट सामने एंट्री गेट पर, और कुछ इस तरीके का है एंट्री गेट। फाइनली मैं लाहौरी गेट से एंटर कर चुका हूँ। इस तरीके का कुछ प्रेमिसेस अंदर दिख रहा है, सामने लहराता हुआ हमारे देश का तिरंगा, और सामने ये एक और गेट है, इससे जाएंगे इसके भी अंदर। चारों तरफ बैरिकेटिंग हो रखी है और धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। और अभी एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ मैं, इसको आई थिंक 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया था। ये देखिए वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इसको शामिल करा जा चुका है, तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं इस जगह को बोलते हैं मीना बाज़ार मीना बाज़ार बहुत ही मशहूर था और ये शाहजहाँ ने अपनी जो बेगम होती थी उनके लिए बनवाया था। तो यहाँ पे फेमस जो चीज़ें थी, बेसिकली जो वुमेन का सामान होता है वो उन चीज़ों के लिए मशहूर था। अब छोटा सा मार्केट तो एक हेरिटेज को संभालने के लिए अभी भी बना रखा है। अंदर मेरे जो है आप देख रहे हैं गेट के, लाहौरी गेट पीछे, उससे जैसे ही एंटर करोगे आपको पीछे दिखेगा मीना बाज़ार। तो ये है मीना बाज़ार। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन ट्रेडिशन के सामान, इंडियन ट्रेडिशनल, और ऊपर आप वर्क देख सकते हैं, वाइट है। सॉल्स वगैरह भी मिल रही हैं आपको, 500 रुपये की, 300 रुपये की सॉल है। छोटे छोटे पर्स हैं, बैग हैं, ये कुछ इस तरीके का है। और ये व्यू देखिए आप, मीना बाज़ार का व्यू भाई साहब लग तो खतरनाक रहा है। ये चश्मे वगैरह बिक रहे हैं, ज्वेलरी बिक रही है। अभी तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल बिक रहा है। होप उस समय जब यहाँ पे राजघराना रहा करता होगा, ये सारी चीज़ें सोने वगैरह की हुआ करती होंगी। देखिए अशोक स्तंभ वगैरह भी बिक रहा है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्वेलरी शॉप है लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई सोने की दुकानें नहीं है। कश्मीरी शॉल वगैरह की शॉप्स हैं यहाँ पे, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ शतरंज वगैरह भी बिक रहा है। तो खैर राजघराने से जुड़ी हुई चीज़ें ही थी, तो यहाँ पे होगी, ये भी कुछ चीज़ें बिक रही हैं। और मैं मीना बाज़ार के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं, इस मीना बाज़ार की एक चीज़ थी, मतलब ये नौरोज़ के टाइम पे जो न्यू ईयर होता था, मुस्लिम न्यू ईयर, उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा फेमस होता था। और इसको बाज़ार मुसफ़्फ़क के नाम से जाना जाता था। तो नए साल पे यहाँ जो एलीट पीपल होते थे वो लोग आया करते थे। देखिए पीछे लहराता हुआ तिरंगा है हमारा। लकड़ी के सामान बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए नक्काशी करे हुए, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं खैर यहाँ पे, लेकिन लोकेशन अल्टीमेट है सच में। और उस समय जो इस एरिया है इसको छत्ता चौक भी बोलते थे। चौराहा एक तरीके से आप देख सकते हैं, इसको छत्ता चौक बोलते थे। छत्ता चौक है सामने, आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये छत्ता चौक बोलते थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि ये जो बाज़ार है ये पूरा ढका हुआ है छाते से, इसलिए इस एरिया को छत्ता चौक बोलते थे। इसके अंदर आप एंटर करेंगे तो रेस्टोरेंट भी हैं। देखिए भाई साहब ये खड़े हुए हैं, पूरा मुगल सुल्तान बने हुए, सिपाही बने हुए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेंगे बहुत सारे। दिल्ली का असली जायका, जहाँ पे आपको मैं रेट आपको दिखा देता हूँ। समोसा 26 का है, दही बल्ले पापड़ी, ज़्यादा महंगा तो नहीं है, ठीक ठाक रेट है। ये कैफ़े दिल्ली हाइट करके है अंदर, यहाँ पे ये एक कैफ़े है अंदर छोटा सा। और इधर देखिए, इधर भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, चारों तरफ एक्सप्लोर करूँगा मैं।
अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ। ये वाइट सी बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत खाना और दीवाने आम इधर ही है। ये देखिए, ये म्यूज़ियम है और सलीमगढ़ है, नौबत खाना है, दीवाने आम है। तो मेरे सामने आप जो देख सकते हैं ये बिल्डिंग, ये बाहर से जो लाल लाल दिखती है ये वही है। इधर भी आप देख सकते हैं कि पीछे से बिल्कुल पुरानी सी जो छोटी सी है, छोटा छोटा दिख रहा है आपको, छोटे छोटे गेट दिख रहे हैं आपको। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो जूम करके मैं आपको पास से दिखा देता हूं। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है बैरक्स बेसिकली। यहाँ पे जो बादशाह थे उनकी आर्मी रहा करती थी। और फिर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इवन अंग्रेज जब आए तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी रहने लगी यहाँ पे। और देश की आज़ादी के बाद 2003 तक इसमें इंडियन आर्मी का भी एक जत्था रहता था। फिर 2003 के बाद इसको हवाले कर दिया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और फिर 2007 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, इधर देखते हैं कुछ और चीज़ इधर एक्सप्लोर करते हैं लाल किले के अंदर। तो जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग वाइट कलर की, ये है नौबत खाना। नौबत खाना वो जगह होती थी जब जो दीवाने आम होते थे, जो आम लोग होते थे। दो पार्ट होते हैं इसमें, दीवाने आम, दीवाने खास। तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। ब्रिटिश हुकूमत में जो हाउस ऑफ एल्डर्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स बोला गया, फिर बाद में भारत में उसको लोकसभा राज्यसभा बोल दिया गया। हालांकि हमारे यहाँ दोनों जगह पे अब चुनिंदा लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो आम लोग बादशाह से मिलने आते थे तो उनके जब वो इंतज़ार कर रहे होते थे दीवाने आम में, तो नौबत खाना के थ्रू जो है उनका स्वागत सत्कार किया था। जब बादशाह आते थे तो वो सुना होगा आपने फिल्मों में कि बादशाह पधार रहे हैं, वो वाला जो सीन था, नगाड़ों के साथ जो स्वागत किया जाता था। इसको हिंदी में नक्कार खाना बोलते हैं और अरबिक में बेसिकली पर्सियन में नौबत खाना बोलते हैं। तो यहीं से स्वागत किया जाता था बादशाह का। और ये कोई इस्लामिक कल्चर का ही पार्ट नहीं है, ये पर्शियन कल्चर में भी है और ये हिंदी कल्चर में भी है। जो राजपूत राजाओं के महल में, उनमें भी नक्कार खाना होता था जिसमें नगाड़ों से स्वागत किया जाता था। अंदर का कुछ इस तरीके का व्यू है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको पर्शियन आर्किटेक्ट भी मिल जाएगा। उसका रीज़न मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत सारे आर्किटेक्ट जो थे वो पर्सिया से थे। तो इस वजह से यहाँ पे ना पर्शियन आर्किटेक्ट भी देखने को मिलेगा। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर का भी व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको बेसिकली पर्शियन आर्किटेक्ट मिलेगा। ये मुगल आर्किटेक्ट नहीं है, पर्शियन आर्किटेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो कारीगर थे और बहुत सारे मुगल दरबार में आपको पर्शियन लोग भी मिलेंगे। इस वजह से कहीं कहीं पे आपको पर्शियन आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैं कुछ बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। आगे दूसरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे वहाँ पहुँच के। एक चीज़ अच्छी है लाल किले के अंदर, कैफेटेरिया गली के लिए आपको मिलेगा। ये देखिए, इधर कैफेटेरिया है, कैंटीन है इस साइड पे, कोई कैंटीन रही होगी। बाकी मैं इस बिल्डिंग में जाके पहले इस वाली बिल्डिंग को एक्सप्लोर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है। तो भाई ये जो बिल्डिंग है ये दीवाने आम है, मेरे सामने जो देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम। जो आम लोग बादशाह से मिलने आते थे वो यहाँ पर बेसिकली बैठा करते थे, बैठ के इंतज़ार करते थे इस बिल्डिंग में। दीवाने आम नाम की ये बिल्डिंग है, इसमें बैठ के इंतज़ार करते थे। यहाँ पे आपको मुगल आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैठकर इंतज़ार करते थे बादशाह का, जब तक बादशाह सलामत नहीं आते थे, और फिर बादशाह आकर उनकी बातें सुना करते थे दीवाने आम बिल्डिंग में। दीवाने आम से थोड़ा सा अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो बीच में देखिए कुछ पॉइंट सा है, तालाब है, ग्रीनरी तो है खैर, लेकिन धूप बहुत है। मुझे लगा था बारिश होगी, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। मुझे लगता है बारिश में यहाँ पे घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा, बारिश में या फिर सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आएगा। बीच में एक तालाब सा है, आप देख सकते हैं। सामने एक और बिल्डिंग है, वहाँ पे चल के उस बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ आपको। ये जो बिल्डिंग मेरे साथ आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है नहरे बहशत। इसका जो मतलब था, एक तरीके से नहर थी जो बगीचों को सींचने के लिए यहाँ से पानी जाता था। इसको बोलते थे जन्नत के रास्ते से आ रहा है पानी, ऐसा बोला जाता था। और यहाँ पे है रंग महल, आगे है रंग महल, आप देख रहे हैं। रंग महल जो है सामने रंग महल बना हुआ है, इसको रंग महल इसलिए कहा जाता था। रंग महल कहा जाने का मतलब ये था कि ये जो था, मतलब उस समय का सबसे बड़ा महल हुआ करता था। अंदर अमीर लोग जो थे इनके, मतलब बेसिकली जो इनके खास लोग थे वो लोग रहते थे। और इसकी आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, अंडरग्राउंड भी था उस टाइम पे। ये देखिए, ये रंग महल है। अंदर इसकी चित्रकारी ऐसी हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम, रंगीन चित्रकारी थी अंदर उस टाइम पे। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, बाकी उस टाइम पे रंगीन चित्रकारी थी अंदर, इसलिए इसका नाम रंग महल कहा जाता था।
ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास। जो खास लोग हुआ करते थे, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, उन लोगों का अलग हुआ करता था। तो वो लोग यहाँ बैठते थे। जो वजीर टाइप के लोग हुआ करते थे, राजा के खास लोग, उनको इधर बैठने की बैठते थे, और उधर जो थे वो दीवाने आम थे। ये आपका जो है दीवाने खास है। तो ये खास लोगों के लिए था बेसिकली, इसलिए इसका नाम दीवाने खास पड़ा। और इसके जो सामने आप देख सकते हैं, ये है खास महल। देखिए, ये खास महल लिखा हुआ है। खास महल जो था, ये राजा का एक तरीके से प्राइवेट स्पेस हुआ करता था। प्राइवेट और पर्सनल स्पेस कह सकते हैं इसको। ये खास महल के नाम से जाना जाता था, जो कि वाइट संगमरमर से बना हुआ है। ये राजा का, बादशाह का बेसिकली खास महल हुआ करता था। तो यहाँ पे जो राजा थे, जो बादशाह थे, वो शाम में आकर बैठा करते थे, घूमा करते थे और एंजॉय करते थे इस प्लेस को। इसलिए ये बादशाह का खास महल कहा जाता था। और ये जो है वाइट संगमरमर से बना हुआ है, वाइट मार्बल से बनाया गया है तो काफ़ी खूबसूरत। अच्छी देखो, इस पे जो चित्रकारी बनी हुई है उस जमाने की, देखिए फूल वूल बने हुए हैं, कितने क्लियर उस टाइम से डिज़ाइन किए गए थे उस टाइम पे। तो ये जो जगह है, इसको हमाम बोला जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे राजा नहाते थे। ये इनका फेवरेट स्थानों में से एक था, जहाँ पे राजा स्नान किया करता था। बादशाह यहाँ पे नहाने का काम करते थे, इसको हमाम बोलते हैं। और इस सामने आप जो मस्जिद देख रहे हैं मेरे, इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। ये जो मस्जिद है, ये मोती मस्जिद है, इसको औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आपको, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रांति मंदिर, यादें जलियाँ 1857, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम। तो यादें जलियाँ 13 अप्रैल 1919, जो कि जलियांवाला बाग में कांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा। गोलियां चलवा दी गई थी निहत्थे लोगों पे 13 अप्रैल। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसकी भी कहानियाँ हैं यहाँ पे। अब आएंगे हम 1857 रिवॉल्ट के बाद का जो भारत है। ये बिल्डिंगें जो हैं, ये जो है आप यहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाई गई थी। 1857 की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बनी हुई है मेरे सामने। भारतीय डाक की फिलैटली गैलरी, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित। तो भाई यहाँ पे ये गैलरी है पूरी। आगे आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा इधर, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। ये गैलरी दिखा देता हूँ आपको पोस्ट ऑफिस की, जो कि पूरी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देखता है इसको, और ये समर्पित किसको है? ये समर्पित है आपको पूरे शहीदों को। ये भी बंद है, हालांकि इसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं हमारे वीर जवानों के, उस समय के जो हुआ करते थे, उनके फ़ोटो तस्वीरें लगी हुई हैं। अभी बंद है, आगे चल के उधर देखते हैं कुछ और हो तो। ये सरकारी म्यूज़ियम है। यहाँ पे देखिए, अब यादें जलियाँ बना हुआ है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला कांड। ये देखिए कैंडल जल रही हैं, कैंडल बनाई हुई है एक तरीके से, जो कि हैं हमारे शहीदों के नाम। हमारी आज़ादी के लिए हज़ारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। 1919 से 1900 ईयर्स हुए उस चीज़ का, लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये वॉर का यहाँ पे चल रहा है, LED चल रही है। सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन कर रखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और देखिए जलियांवाला बाग में लोग शहीद हुए थे। ये जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है, ये बीच में जलियांवाला बाग में बना है। मेरे अमृतसर की वीडियो में आप देख सकते हैं, और जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये जलियांवाला बाग का किस्सा है, इधर दर्शाया हुआ है। अंग्रेजों के ज़माने में बहुत सारे भारतीय सैनिक रिक्रूट हुए थे। देखिए ब्रिटिशर्स के लिए भी लड़े हमारे सैनिक, तो उन सब को दर्शाया गया है यहाँ पे। युद्ध में भारत का योगदान, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। इवन वर्ल्ड वॉर में भी भारतीय सैनिक ही लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से। ये हमारे सारे भारतीय सैनिक हैं, जिन्होंने भारत की शान को कभी झुकने नहीं दिया। तो उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, पूरी तरीके से दर्शाया गया है। देखिए इधर वीडियोस भी चल रही हैं। तो ये सब कुछ है, शहीदों को श्रद्धांजलि इधर दी जा रही है इस म्यूज़ियम के माध्यम से। पंजाब के शेरों के बारे में लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, जो कोई पूछे कि कौन हो तो कह देना बागी। बागी है नाम अपना, क्रांतिकारी पंजाब। ये पूरा जलियांवाला बाग, ये पंजाबी में भी लिखा हुआ है। कोमा गाटा मारू, गदर गाथा, ये सारी चीज़ें पूरा पंजाब की, जो पंजाब में विद्रोह हुआ, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, उस समय के आर्टिकल्स देखने, शेम, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में कब और ये पूरे प्रोटेस्ट हैं उस समय पे जो चल रहे थे, कुछ रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट चल रहे थे। ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो संभाली हुई हैं, ना दलील ना वकील ना अपील, जो आप फिल्मों में सुन रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारे सरदार भगत सिंह
और जो सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन सब के वचन हुआ करते थे। तो ये सब लाल बाल पाल ये देखिए इन लोग एक ऐतिहासिक तस्वीर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की तस्वीर लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज इनसे कांपते थे कि क्या एक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इधर पे गदर की गूंज सामने देखिए, गदर की गूंज। गदर की अगर मैं बात करूं तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1913 में यूएस में करी गई थी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे बेसिकली उनको जोड़ना था आज़ादी के आंदोलन से, फिर उनको बागी बनाना था। तो हिंदुस्तान में करतार सिंह सराभा जो हमारे शहीद थे, वो उन्होंने लीड किया था लाहौर से इसको। तो उन्होंने देखो बोला है, उनके वचन है यहाँ पे, मैं दया की भीख क्यों मांगूं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे जितने भी जन्म हों उन सबको इसी तरह से देश के लिए कुर्बान कर सकूं। क्या ग्रेट आदमी थे वो, गदर पार्टी के वो लीडर थे और ये बहुत यंग थे, ब्रिटेन से आई थिंक पढ़ कर आए थे। और ये देखिए उस समय के अपराधी बनाए गए, जो अपराध और दंड दिया गया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उन लोगों की तस्वीर बनाई गई है इधर। सिंह सराभा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 17 साल की आयु में एक बच्चा जो ब्रिटेन पढ़ने गया था, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आ जाता है और 17 साल की आयु में सम्मिलित होता है गदर पार्टी में, और उनको फांसी दे दी गई 2 साल के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा कि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र किया है। तो 17 साल की उम्र में वो शामिल होते हैं 1913 में, और 1915 में उनको फांसी दे दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। मात्र 19 साल की उम्र में वो बच्चा चढ़ गया था फांसी के तख्त पे लाहौर में। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ दूसरे म्यूज़ियम। ये भी पूरा 1857 की क्रांति के बारे में दर्शाता हुआ एक म्यूज़ियम है। देखिए यहाँ पे झंडे बने हुए हैं। अवध का एजेंडा था, झांसी का एजेंडा था, मुगल का एजेंडा था। ये उस समय अलग अलग झंडे थे। शहर सल्तनत का अपना एक फ्लैग हुआ करता था। ये नाना साहब हैं, नाना साहब बने हुए हैं। ये बहादुर शाह जफ़र हैं। नाना साहब ने बहुत साथ दिया था झांसी की रानी का और बेगम हजरत महल का। आज़ादी की 1857 की जो लड़ाई थी उसको जो सप्रेस कर दिया गया, तो सारे लोग तो मर गए थे, लेकिन नाना साहब और बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी वो अपनी जान बचाकर नेपाल चले गए थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, ये देखिए बेगम हजरत महल है, जो लखनऊ के नवाब थे उनकी बेगम थी। हाँ, नवाब वाजिद अली शाह उनका नाम था, उनकी बेगम थी, ये लड़ी थी लखनऊ से। और ये रानी लक्ष्मीबाई हैं जो कि झांसी से लड़ रही थी। ये संग्रहालय के बारे में है, ये म्यूज़ियम है। भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी म्यूज़ियम के अंदर इसमें दर्शाया गया है कि इंडियन जो है कैसे मतलब इंडिया में घुसते हैं अंग्रेज। पहले इन्होंने देखो ऐसे दरख्वास्त लगाई, बेग फॉर ट्रेडिंग राइट्स। पहले ट्रेडिंग राइट्स के लिए भीख मांग रहे थे। उसके बाद ये धीरे धीरे इन्होंने विस्तार शुरू किया, एक्सपेंशन शुरू किया। ये देखिए हथियार रखे हुए हैं, तलवार रखी हुई है उस ज़माने की, और ये देखिए तीर भी रखे हुए हैं उस ज़माने के। देखिए प्रॉब्लम तो थी यार, इन तीर कमानों से कैसे आप लड़ोगे, वो लोग गन लेकर आए थे। तो ये प्रॉब्लम थी। हम उस समय टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं थे। शोषण और दमन देखो, फिर एक्सप्लॉयटेशन पे आ गए, ऑपरेशन पे आ गए अंग्रेज। तो इस तरीके से इन्होंने देश को गुलाम बनाया। ये वो राज्य बने हुए हैं जिन्होंने अपनी कुछ ट्रीटी साइन करी थी, सब्सिडरी थी एक तरीके से। जैसे मुग़ल जो थे, मुग़लों ने पेशवा बनाए थे, भोसले बनाए थे, सिंधिया बनाए थे। तो ये इनका सबको एरिया अलग अलग दिया था। ये तो कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके से। पर अवध था, जयपुर था, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, आरकोट और तंजौर, पेशवा, सतारा, भोसले, सिंधिया। भोसले सिंधिया जो थे अलाइड ही थे एक तरीके से। भोसले बेसिकली इंदौर में हुआ करते थे, सिंधिया ग्वालियर में थे, और आपके गुजरात में हुआ करते थे। गुजरात का जो राजकोट था, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनको बोला जाता था गायकवाड़, और इनको कंट्रोल ये शिवाजी ने बनाए थे, अलग अलग एरिया दे दिए थे लोगों को। फिर देखिए हड़पने की नीतियाँ अंग्रेजों की आई, राज्य हड़प नीतियाँ, जो कि डलहौजी के ज़माने में शुरू हुई थी कि हाँ जिसका कोई बेटा नहीं होगा। हड़प नीति में क्या था, जिसका कोई बेटा नहीं होगा राज पे बैठने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था। तो इसी का शिकार थी झांसी की रानी, क्योंकि उनका जो बेटा था वो गोद लिया हुआ था, और उसी का शिकार थे आपके उसे क्या बोलते, बेगम हजरत महल, उनका भी कोई बेटा नहीं था। ये देखिए शाहजहानाबाद, दिल्ली, पुरानी दिल्ली का नक्शा है। ये नक्शा है, ये नक्शा है। ये आप नक्शा देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे सेल्फी स्टिक में लगाना अलाउड नहीं है, ऐसा है बोल रही है। ये पुराने दस्तावेज देख सकते हैं आप। बहादुर शाह जफर, लॉर्ड कॉलिंग द्वारा पत्र, गाय के बलिदान पर प्रतिबंध के बारे में, गौ हत्या को जो बंद किया गया था उसके बारे में है।
धनुष और बाण ये रखे हुए हैं उस जमाने के। और यहाँ आप देख सकते हैं इनकी प्लानिंग के बारे में कुछ दर्शाया हुआ है। ये बैजाबाई ग्वालियर की रानी है और ये बांदा के नवाब हैं बने हुए हैं। ये तलवार रखी हुई है, कमल और पेड़ की छाल क्या है, कुछ स्टोरी है, गुप्त संदेश कैसे दिया गया था, गुप्त तख्त था। अच्छा, गुप्त तख्त की बात करेगी, ये सीक्रेट लेटर कैसे दिया जाता था उसके बारे में, गुप्त चाहिए सॉरी, ये गुप्त सीक्रेट मैसेज के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए डिस आर्मामेंट के बारे में है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरठ की जो क्रांति रिवॉल्ट इन मेरठ शुरू हुआ था तो उसके बारे में चित्रण किया हुआ है। इधर देखिए आपको देखने को मिलेंगे उस जमाने के हथियार, देखिए उस जमाने के हथियार, खंजर मिलेगा आपको, पिस्टल मिलेगा आपको, ये उस जमाने के आर्मी के हथियार हुआ करते थे। तो दिल्ली की ओर कूच हुई मेरठ से सैनिक लिए। देखिए सिपाही जो कुल्हाड़ी है इनके पास, ये बंदूकें हैं उस जमाने की, तो ये कुछ रखी हुई है। देखिए किस जमाने, उस जमाने की बंदूकें रखी हुई हैं। मेरठ 9 से 10 मई 1857 जो क्रांति का आरंभ हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है जो क्या क्या ऑर्डर्स थे। ये देखिए उस समय का जनरल ऑर्डर्स, सब चीज़ें आप देखने को मिल सकती हैं। ये बैरकपुर से शुरू हुआ था असल में। बैरकपुर जो छावनी है बंगाल के पास, वहाँ पे मंगल पांडे को जो फांसी दे दी गई क्योंकि मंगल पांडे ने गोली मार दी थी, मना कर दिया था बेसिकली। फिर जब ज़्यादा उन पर प्रेशर डाला गया, वो बुलेट जो होती थी गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से होती थी, तो सूअर मुस्लिम के लिए बैन होता है, गाय हिंदू के लिए बैन होता है, तो इसलिए वो बहुत बड़ी एक रिवॉल्ट बन गई। दोनों ने मना कर दिया, बुलेट छीलने से एक जनरल से लड़ाई हुई तो उन्होंने उसको गोली मार दी थी मंगल पांडे ने, तो उसको फांसी दे दी गई। जो सिपाही थे मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे, और बलिया देश का वो जिला है जो सबसे पहले आज़ाद भी हुआ था, ये भी है एक। तभी सारे कूच किया गया दिल्ली चलो, देखो आप देख सकते हो, और सिपाही बने स्वतंत्रता सेनानी, सिपाही बिकम्स फ्रीडम फाइटर्स। सबसे पहले सिपाहियों ने ये चीज़ शुरू कर दी। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ये था लाल किले के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, एक हिस्टोरिकल वीडियो जो कि भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। अब यहाँ पे बहुत भीड़ होने लगी है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा अर्ली आएँ अगर आपको एक्सप्लोर करना है। भीड़ में फंसना है तो थोड़ा लेट आए क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। अभी बहुत भीड़ होने लगी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं भागते हुए। तो भाई मज़ा आया, अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा टाइम निकाल कर आए यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आप कम से कम एक दिन मान के चले, लाल किला घूमने के लिए 4 से 5 घंटे तो चाहिए। 4-5 घंटे का टाइम निकाल के आए तब आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या किसी प्लेस या किसी मार्केट के साथ। वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।